हेलो बच्चों, यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर लेकर हम आपके सामने हैं और आज के टॉपिक का नाम है हमारा हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा। देखिए, हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा क्या है उससे पहले अगर हम एक बार नज़र डालें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या था। बोहर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया गया और जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा था उसमें हमें पता था कि उसमें जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें 5 सीरीज आती हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट और पी फंड। वो जो ट्रांजिशन हो रही है, जैसे 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रही है, 3 से 1 में, 4 से 1 में तो लाइमन सीरीज आएगी, ठीक है। 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में आएगी तो बाल्मर आएगी। इस प्रकार से हमने एनर्जी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया। लेकिन ये देखा गया जब उस स्पेक्ट्रा को किसी हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट के साथ जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर और बहुत सारी ऐसी लाइंस थी जो हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व करने पर दिखाई नहीं देती। उन फाइन लाइंस का जब ऑब्जर्वेशन सामने आया तो उस स्पेक्ट्रा को बोला गया हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा। अब वो स्पेक्ट्रा किस वजह से आया, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइन लाइंस किस वजह से आई हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि हम किसी भी ट्रांजिशन जब हो रही है तो उसमें हम जो नोटेशन देते हैं, टर्म नोटेशन, वो ऐसे देते हैं बच्चे। एल ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ऑर्बिटल को, जे दैट इज द टोटल एल प्लस एल क्वांटम नंबर जिसको हम कहेंगे। 2s प्लस 1 क्या है बच्चों, दैट इज 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, s स्पिन क्वांटम नंबर है और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बगैर हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, इस टॉपिक से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि जब डबलेट टर्म सेपरेशन हमने निकाली थी उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये वो यहाँ आप उसको देखेंगे ध्यान से कि अप्लाई करके देखना बच्चों, बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ सर यहाँ हमें समझ में आया कि उसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों हमने वो समझा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी और वहाँ पर डबलेट टर्म सेपरेशन जो हमने निकाली थी, है ना। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। s स्पिन क्वांटम नंबर आपका 1/2 होगा, तो मल्टीप्लिसिटी आएगी बच्चों 2s प्लस 1। तो l इज इक्वल टू 0, तो j की पॉसिबल वैल्यू आएगी बच्चों l प्लस s, और l प्लस s होने से हमें j मिलेगा 1/2। तो नोटेशन क्या बनेगी, जो नोटेशन j की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 2s प्लस 1/2 पुट करने से ये हमारी नोटेशन आ गई है। ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 1 होगी तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, s की वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लिसिटी फिर से 2 आएगी। लेकिन अब n की वैल्यू 2 होने से l की 2 पॉसिबल वैल्यू आएंगी, एक l की वैल्यू 0 आएगी, एक l की वैल्यू 1 आएगी। l की वैल्यू 0 के लिए j की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 1/2 हो गई। 1/2 के लिए 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी, 1 प्लस 1 इज 1/2 यानी 3/2 एंड 1/2। तो j इज इक्वल टू 1/2, l इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2 हमारा है, तो एनर्जी स्टेट आएगी हमारी -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। ये एनर्जी लेवल हमारा बनेगा। ये l इज इक्वल टू 0 है, ये l इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ गई बच्चों, 2 डबलेट टर्म्स आ गई हमारे पास, p 1/2, p 3/2, j बिलोंग्स टू 3/2, यहाँ j बिलोंग्स टू 1/2। n की वैल्यू 2 है और मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है। डबलेट टर्म्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यू आएंगी 0, 1, 2 और एनर्जी स्टेट आएगी हमारी -13.6 EV डिवाइड बाई 9 दैट इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि आगे जब हम इसको समझें तो इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो जो E3 आया है बच्चों, तो इस E3 को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई एनर्जी स्टेट E3। अब L की वैल्यू 0 के लिए पहले ही हम कर चुके हैं, 3, n की वैल्यू 1 के लिए 1s डबलेट आया था, 2s डबलेट 2 के लिए, 3 के लिए 3s डबलेट आएगा। L की वैल्यू 1 के लिए p 1/2, p 3/2, n की वैल्यू 3, वहाँ n की वैल्यू 2 थी। इसी प्रकार 2 के लिए j की पॉसिबल वैल्यू आएगी l प्लस s टू l माइनस s, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5/2 एंड 3/2। तो d 3, 2, 3/2, 3d 5/2, 2, ये हमारी नोटेशंस आ गई। ये सारे के सारे स्टेज जो हमारे पास आई हैं
जो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑल दीज स्टेट्स आर नोन एज डीजेनरेट स्टेट्स. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी कंसिडर एंड एक्चुअली द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन रोल टेक्स प्लेस इन दिस केस. तो उस केस में हमें क्या ऑब्जर्व होगा? उससे पहले जब तक इंटरेक्शन ऑब्जर्व नहीं की थी तो एनर्जी लेवल्स क्या आए? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3. दिस इज फॉर s1/2, दिस इज फॉर 2s1/2, दिस इज फॉर 3s1/2. Similarly we can write down for p, but this p has two states 1/2 and 3/2 for n is equal to 2, and for n is equal to 3 again two states 1/2 and 3/2. Similarly for d, n is equal to 3, there are two states 3/2 and 5/2. Energy level lie in above, that is minus 5.1, क्योंकि देखिए इसका एनर्जी स्टेट क्या है बच्चों, हमारा इस एनर्जी में लाई करेंगे. n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 इसमें लाई करेंगे और n की वैल्यू 1 इसमें लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ तक तो बात बनी नहीं कुछ, क्योंकि वही सेम एनर्जी लेवल से वही पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगी. ठीक है, तो इसीलिए जो फाइन एनर्जी स्पेक्ट्रा यहाँ तक तो हमें कोई एक्सप्लेनेशन में आई नहीं है, बात को नई बात हमने देखने को नहीं मिली है. लेकिन जब डबलेट सेपरेशन का कंसेप्ट हम लगाते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग लगाते हैं, यानी स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में जब कपल करते हैं L और S, उनके कपल करने से एक डबलेट टर्म सेपरेशन आई थी पिछले लेक्चर्स में. अगर आपको ध्यान हो, एक बार उस लेक्चर को रिवाइज करें अगर ध्यान ना हो तो वो आएगी बच्चों a डैश j स्टार स्क्वायर माइनस L स्टार स्क्वायर माइनस S स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान होगा, ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था. तो S की वैल्यू क्या आएगी? S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1/2, तो टाउ क्या आएगा? 0 आएगा. वैल्यू पुट करके देख लेना यहाँ पर. J स्टार क्या है? J इंटू J प्लस 1. L स्टार स्क्वायर क्या आएगा? L इंटू L प्लस 1. S स्टार स्क्वायर क्या आएगा? S इंटू S प्लस 1. वैल्यू पुट करो, 0 आएगी. फिर इसी टर्म में P के लिए L की वैल्यू 1 पुट करो, S की वैल्यू 1/2, J की दो वैल्यू हो जाएंगी 1/2 एंड 3/2. अब J 1/2 के लिए तो ये वैल्यू आई है और J 3/2 के लिए ये वैल्यू आई है. इसी प्रकार जब D की बात करेंगे तो L की वैल्यू 1/2, L की वैल्यू 2 है D के लिए, S की वैल्यू 1/2 है, J की दो पॉसिबल वैल्यू 3/2 एंड 5/2. अब J की वैल्यू 3/2 है बच्चों, J की वैल्यू 3/2 पुट करो, L की वैल्यू 2 पुट करो, S की वैल्यू 1/2 पुट करो. जब आप इस टर्म में निकालोगे यहाँ पर तो हमारे पास शिफ्ट आएगी -3a डैश, और 5/2 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 2a डैश. यानी यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन किया है और क्या समझा डबलेट टर्म सेपरेशन से, कि जो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए जो दो एनर्जी स्टेट थी, यहाँ तो एक ही एनर्जी में लाई कर रही है, ये भी एक एनर्जी में लाई कर रही है, लेकिन डबलेट टर्म सेपरेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से ये स्प्लिट आउट हो जाती है. एक लेवल जस्ट अबव और एक लेवल जस्ट बिलो आएगा. इसी प्रकार इसका एक लेवल जस्ट अबव और एक लेवल जस्ट बिलो आएगा. तो इस प्रकार से देखिए, जस्ट अबव जस्ट बिलो, जस्ट अबव जस्ट बिलो, और इसी प्रकार से डी के भी दो लेवल हो जाएंगे. एस स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ. एस ऑर्बिटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में स्प्लिटिंग नहीं होगी डबलेट टर्म सेपरेशन, क्योंकि डेल्टा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. लेकिन P की और D की होगी, दो पॉसिबल वैल्यू P के लिए, दो पॉसिबल वैल्यू किसके लिए होगी? D के लिए. अब यहाँ से आप ट्रांजिशन कर सकते हो आसानी के साथ, और इसकी अगर ट्रांजिशन हम एक्सप्लेन करें तो बच्चे क्या आएगी? देखो, P से यहाँ देखो S में P इस 2 से S में पहले एक ही ट्रांजिशन थी. देखो यहाँ पर देखो, ये एक ट्रांजिशन थी, लेकिन अब यहाँ पर दो पॉसिबल ट्रांजिशन है बच्चों, दो पॉसिबल ट्रांजिशन है. ठीक है ना. इसी प्रकार ये P से हो गया. अब इसी प्रकार इसके अंदर यहाँ से ट्रांजिशन होगी. सिलेक्शन रूल हमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन से है. डेल्टा एल की वैल्यू +-1 हो सकती है. डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है तो +-1. इस हिसाब से हम ट्रांजिशन यहाँ दिखा सकते हैं. जे भी किस प्रकार से चेंज करेगा, जे भी आपका चेंज उसी हिसाब से करेगा. इसके बाद यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो सकती है, यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो सकती है. यहाँ से ट्रांजिशन अगर हम देखें यहाँ हो सकती है, यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो सकती है. ये पॉसिबल ट्रांजिशन हम दिखा सकते हैं. और इस प्रकार से जो फाइन एनर्जी स्पेक्ट्रा आ रहा है बच्चों, ये अलग अलग जो स्प्लिटिंग हुई है, पहले केवल एक ही एनर्जी का एक ही ट्रांजिशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इसी के यहाँ से देखें तो दो पॉसिबल ट्रांजिशन हो रही है. इसी प्रकार एस के लिए अगर ऊपर वाले इसके लिए देखें या डी के लिए देखें तो देयर आर 2 पॉसिबल ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस. तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है, और इसी के बेस पे हम क्या है हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा. हाइड्रोजन फाइन स्पेक्ट्रा क्या कहे. हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं यूनिट नंबर 2 का
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इंटेंसिटी रूल। देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा, समरफील्ड पढ़ा, हमने वहां देखा ट्रांजिशन हो रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, उनको एक्सप्लेनेशन भी उनका आया, ठीक है, लिमिटेशंस थी उसमें। और एक लिमिटेशन वहां पर हमने ये पढ़ी थी, नन ऑफ द मॉडल कुडंट एक्सप्लेन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटेंसिटी का मतलब कौन ब्राइट है, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, कोई कम ब्राइट में है, या नंबर कहाँ किसका ज्यादा, लाइंस नंबर ऑफ लाइंस कहाँ ज्यादा है, किस केस में कम आ रही है, कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसको ध्यान में रखते हुए जो भी अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों, डबलेट टर्म सेपरेशन जो हमने निकाली, डबलेट टर्म निकाली, उनको ध्यान में रखते हुए इंटेंसिटी रूल्स बनाए गए। और वो इंटेंसिटी रूल्स क्या है? सबसे पहला है क्वालिटेटिव रूल। व्हाट इज क्वालिटेटिव रूल? क्वालिटेटिव रूल में हम देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ है जो फील्ड लाइंस की, वो किस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही है, सॉरी। पहला है, देखो, जो लाइन स्ट्रोंगेस्ट होगी, जो लाइन अपीयर हो रही है, कौन सी लाइन स्ट्रोंगेस्ट होगी? वो लाइन स्ट्रोंगेस्ट होगी जिसकी ट्रांजिशन होते हुए दोनों लेवल के, जो ट्रांजिशन जहां से हो रही है और जिस पे जाएगी, उन दोनों के अंदर एल और जे की वैल्यू सेम चेंज होती हो, उसके अंदर सेम चेंज आता हो, ठीक है। अगर ऐसे केस दो से ज्यादा हैं तो फिर उनमें हमने ये कंपेयर करना है, जिसमें जे की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। एग्जांपल देखिए, जैसे P से S में ट्रांजिशन हुआ, यहां भी P से S में हुआ, यहां P 1/2 से S 1/2 में हुआ, यहां P 3/2 से S 1/2 में हुआ है। अब इस ट्रांजिशन को ध्यान से देखिए, P से S में ट्रांजिशन हुआ तो L में कितना चेंज आया? डेल्टा L में 1 का चेंज आ गया बच्चों। और P से S में यहां हुआ तो डेल्टा L में कितना, डेल्टा L कितना आया? 1 आया। J, ये J है तो J में क्या चेंज आया? 0। यहां J में क्या चेंज आया? 3/2 - 1/2 1। इसका मतलब दोनों की ट्रांजिशन हमने ध्यान से देखी, इस केस में डेल्टा J जो वेरी कर रहा है वो 0 आ रहा है, इस केस में डेल्टा L भी 1 और डेल्टा J भी 1 है। इसका मतलब ये वाली ट्रांजिशन इसके केस में जो है यहां एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट होगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब 3 केस ले लिए, इन 3 केसेस में सबसे पहले हम ये देखेंगे किस किस केस में L और J सेम चेंज हो रहा है। आप करके देखना, इस केस में और इस केस में L और J का जो चेंज आ रहा है बच्चों वो सेम आ रहा है, फर्स्ट और 3 में। सेकंड में नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेकंड तो रिजेक्ट हो गया, सेकंड तो फेंट आएगी। जो सेकंड रूल है यही कहता है कि जिसके अंदर L और J सेम चेंज नहीं होंगे उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? डल रहेगी, ठीक है। तो बच गए फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में L भी सेम चेंज हुआ है और J भी सेम चेंज हुआ है। मैंने कहा था फर्स्ट रूल में एक बात और कही गई है, अगर दो ऐसी ट्रांजिशंस हैं जहां पर L और J सेम चेंज हो रहा है तो उस केस में जिसमें J की वैल्यू ज्यादा है, जिसका J ज्यादा होगा, वो ट्रांजिशन क्या होगी? ज्यादा स्ट्रोंग होगी। और इस केस में J जो है बच्चों ज्यादा है, D 5/2 है, यहां J 3/2 है, तो इसलिए उस केस में ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या आएगी? वहां पर स्पेक्ट्रल की ज्यादा आएगी। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी लाइन राइज हो रही है ट्रांजिशन की वजह से, जिसके लिए L डिक्रीज कर रहा है, एक ऐसी लाइन जो ट्रांजिशन से हमें मिली और ट्रांजिशन से इस तरह से मिली कि उस ट्रांजिशन के होने से L डिक्रीज कर गया हो। जैसे यहां देखो L डिक्रीज कर गया हो, P से जब यहां जाएगा बच्चे S में तो L डिक्रीज कर रहा है, यहां L की वैल्यू 1 थी, यहां कितनी हो गई? 0 होगी। तो ऐसे केस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जिस केस में L डिक्रीज कर इंक्रीज करेगा, जैसे यहां से यहां ट्रांजिशन होगी तो L डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में इंटेंसिटी क्या आएगी बच्चों? कम आएगी। और लास्ट पॉइंट, जो ट्रांजिशन हो रही है, जिन ट्रांजिशन के अंदर को आप देख रहे हो कि जैसे मान ले आप सोच रहे हो कि एक ऐसी ट्रांजिशन हो जिसमें L डिक्रीज कर रहा हो, J इंक्रीज कर रहा हो, या L इंक्रीज कर रहा हो, J डिक्रीज कर रहा हो, ऐसी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करती है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वालिटेटिव रूल। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव रूल? क्वांटिटेटिव रूल कहता है कि जितने भी इंटेंसिटीज हैं, मान लिया कोई लाइन है, वो सारी लाइन जो एक ही लेवल से ट्रांजिशन कर रही है, गिवन लेवल से, एक ही लेवल से क्या कर रही है? ट्रांजिशन कर रही है। जैसे यहां देखिए एक ही लेवल से ट्रांजिशन कर रही है या एक ही लेवल में जाके गिर रही है, ऐसे सभी इंटेंसिटीज का जो सम होगा, जैसे इसमें से यहां गिरने वाले इन सभी का सम, यहां से यहां गिरने वाले सभी का सम, उनका जो रेशियो होगा उनके क्वांटम रेशियो के बराबर आएगा। इसका क्वांटम रेशियो क्या है? क्वांटम रेशियो का मतलब 2J+1, जिसको स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं, इसके बराबर आएगा बच्चों 2J+1। इसका 2J+1 कितना आया? 3/2 × 2 + 1 4, और इसका क्या है बच्चों? 2। तो इनका रेशियो करो तो 2:1 की इंटेंसिटी आएगी। सेम केस यहां देखेंगे, यहां सेम लेवल से गिर रहे हैं,
P/3/2 में और यहाँ किसी में 1/2 में, तो कोरस्पॉन्डिंग जहां वो गिरेंगे उनके क्वांटम वेट के रेशियो के बराबर इंटेंसिटी आएगी। इसमें भी 2J+1 डिवाइड बाई 2J+1 लगाओगे तो क्या आएगा बच्चों, 2J 2:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी ट्रांजिशन कई से ज्यादा हो, जैसे यहाँ तो 2 ही थी, यहाँ 3 आ गई, आगे भी बढ़ सकती है, ज्यादा आए, उस केस में एक सिंपल रूल हम ये लगाते हैं, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस जब बन जाता है, जैसे D P3/2 से P1/2 से D5/2 और D3/2 में ट्रांजिशन हो रही है, केवल 3 ट्रांजिशन होगी, एक ट्रांजिशन यहां अलाउड नहीं है, जो यहां हम सोच रहे थे यहां से यहां हो जाएगी, वो ट्रांजिशन इसलिए अलाउड नहीं है कि उस केस में J का जो चेंज आएगा बच्चों, वो J का चेंज ज्यादा आएगा और वो J का चेंज आएगा 2, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर D5/2 D3/2, इधर लिखेंगे हम P3/2 P1/2, इसका क्वांटम वेट 6 है, इसका क्वांटम वेट 4 है, इसका क्वांटम वेट 4 है, इसका क्वांटम वेट 2 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग नए लाइंस जो है A है, सेम P3/2 की अगर देखें तो क्या आएगी बच्चों, 3 A लाइन आएंगे, इसमें कितनी आएंगी B, P1/2 के लिए कितनी आएगी 0 और D और C, मान लो D है यहाँ पर, लेकिन ये अलाउड नहीं है ट्रांजिशन, यहां से यहां ट्रांजिशन अलाउड नहीं, तो 0 कर देंगे इसको, ये C हो गया। ठीक है, ये D हो गया, तो इसकी नंबर ऑफ लाइंस A+0, इसकी नंबर ऑफ लाइंस B+C, इसकी नंबर ऑफ लाइंस A+B, इसकी नंबर ऑफ लाइंस 0+C। तो आप देखिए इनका रेशियो देखिए कोरस्पॉन्डिंग, इसका और इसका रेशियो, A+B का रेशियो डिवाइड बाई 0+C का रेशियो, 3/2 से 1/2 में जाने वाली का रेशियो ये आएगा देखो 4/2। इसी प्रकार दूसरा क्या है बच्चों, इसका और इसका रेशियो D5/2 से D3/2 का अगर कंसेप्ट देखें तो ये जो रेशियो आएगा 6:4 का आएगा, और जब इनको आप सोल्व आउट करेंगे तो ये ट्रांजिशन का इंटेंसिटी का रेशियो आएगा A:B:C = 9:1:15। इस प्रकार से आप इंटेंसिटी का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है बच्चों एनर्जी लेवल एंड स्पेक्ट्रल लाइंस इन सीरीज ऑफ अल्कली मेटल्स। देखिए अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, जिनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ध्यान होगा बोहर एटॉमिक मॉडल जब हमने डिस्कस किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर एक खास बात थी कि उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वहाँ पर भी जब मोर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस मॉडल को लागू किया गया तो वो मतलब उस पर फिट नहीं बैठा। हालांकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए काफ़ी हद तक वो एक्सप्लेनेशन काफ़ी सही रही। तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स आते हैं, ट्रांजिशन कैसे होती है, किस टाइप की ट्रांजिशन होती है, वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और इसमें भी हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है सोडियम एटम के लिए। तो सोडियम एटम का स्पेक्ट्रा हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप किसी का भी स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हो, आप लिथियम के लिए कर सकते हो, आप सोडियम के लिए कर सकते हो, आप पोटेशियम के लिए कर सकते हो। जब आप एनर्जी लेवल्स बनाएंगे तो उसमें आपने एनर्जी लेवल्स लिखने हैं। अगर लिथियम का होता तो 2s से स्टार्ट होता, 2s 2p 3s 3p 2s 4s 3s 4s 5s 6s, ठीक है ना। अगर आप सोडियम से कर रहे हो तो 3s से स्टार्ट हो गया, और अगर आप पोटेशियम से करते हो तो ये 4s से स्टार्ट होता। उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर नंबर भी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए 4 सीरीज, आप कोई भी अल्कली मेटल है उसका जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें 4 सीरीज निकलती हैं, 4 सीरीज ऑब्जर्व होती हैं। दीज 4 सीरीज आर नंबर 1 प्रिंसिपल सीरीज, फिर शार्प सीरीज, फिर डिफ्यूज एंड वेल फिर फंडामेंटल। इनके नाम इसी हिसाब से रखे गए थे। शुरुआत में जब इनको ऑब्जर्व किया गया था तो उनका एक कॉमन फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि प्रिंसिपल सीरीज के लिए जो वेव नंबर आता है वो आता है R/1 + μs² माइनस R/μ m + μp²। ये कॉन्स्टेंट्स हैं सारे, ठीक है ना। और ये जो टर्म्स आती है यहाँ से जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस अगर हम सोडियम एटम की बात करते हैं, जो वेव नंबर हमें मिलेगा वो वेव नंबर हमें क्यों मिल रहा है? जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ट्रांजिशन np से 3s में हो, किसी भी np के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन अगर 3s में हो रही है, एक ध्यान रखना कि n 3 से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो उस केस में जो सीरीज निकलती है, सीरीज ऑफ लाइंस जो निकल रही है, एनर्जी जो निकल रही है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सीरीज। क्या कहेंगे उसको? प्रिंसिपल सीरीज। जैसे देखो 3 n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। np 3s बिलोंग्स कर रहा है, np से 3s में होना चाहिए। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अगर ये ऐसा है बच्चों, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो n की वैल्यू देखो, अगर हम कहां से p से ट्रांजिशन कहां करेगा? 3s में। तो p क्या है? ये लाइन है। 3s कहां है? यहां है। तो p से s में, 3p से 3s, 4p से 3s, 5p से 3s, 6p से 3s, इस प्रकार से ट्रांजिशन हो रही है। n की वैल्यू तो 3 हो गया, उससे ज्यादा होगी, उससे नीचे वाले
इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट p वाला है वो इसमें ट्रांजिशन नहीं कर सकता है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज ब्राइट होगी और मोर इंटेंस होगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होगी, इंटेंसिटी भी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होने का मतलब ब्राइट होने का कारण ये है बच्चों, क्योंकि सारे के सारे जितने भी ट्रांजिशन हो रही है एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ग्राउंड स्टेट आपकी 3s है, तो वापस कहाँ आएंगे, वो 3s में ही आएंगे। तो इसलिए मतलब मैक्सिमम जो है ना 3s में हमें जो है ट्रांजिशन हो गई, तो उसके बेसिस पे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या निकलेंगे बच्चों, फोटॉन्स जो निकलेंगे वो ज़्यादा निकलेंगे, इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। शार्प सीरीज जो है वहाँ पर शार्प लाइन्स आपको मिलेंगी। शार्प सीरीज कब होगी, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, यहाँ म्यू एस कर देंगे, इसको p कर देंगे, तो ट्रांजिशन होगी ns से np पे, 3p पे, 3p पे ट्रांजिशन होगी। पहले 3s में हो रही थी, अब 3p में होगी। कहाँ से होगी, s से होगी, और कौन से s से, ns से। तो n क्या होना चाहिए, 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3 का तो यहाँ ट्रांजिशन कर नहीं सकता, ऊपर से ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन एमिशन में तो आपको पता हायर से लोअर में आएगी। तो 4s से 3p में, 5s से 3p में, 6s से 3p में, 7s से 3p में, अगर ये ट्रांजिशन होगी इसको बोलेंगे शार्प। क्या बोलेंगे इसको, शार्प। नेक्स्ट है डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज में आप देखिए जिसमें जो लाइंस होती हैं बाकी दूसरों के कंपैरेटिवली इसमें लाइंस और ब्रॉडर लाइंस होती हैं, शार्पनेस नहीं होती, इसमें शार्प लाइंस नहीं मिलेंगी। फॉर्मूला इसका आपके सामने है, r डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू पी स्क्वायर माइनस r डिवाइड बाई m प्लस म्यू डी स्क्वायर। देखिए प्रिंसिपल सीरीज तो p से ट्रांजिशन, शार्प सीरीज तो s से ट्रांजिशन, डिफ्यूज सीरीज तो d से ट्रांजिशन, फंडामेंटल है तो f से ट्रांजिशन। इतना आपको पता बेटा f से ट्रांजिशन कहाँ होगी, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू आपने सेटिस्फाई करवानी है 1। अगर चेंज जो डेल्टा एल में +-1 होना चाहिए, तो यहाँ भी +-1 है, यहाँ भी +-1 है, +-1 +-1, तो ट्रांजिशन इस प्रकार से होगी। n कितना लेना है वो डिपेंड करेगा वहां पर जो लेवल आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो लेवल हमने पहले बना रखे थे 3d 4d 5d 6d, 4f 5f 6f 7f, ये एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे 3s का एनर्जी लेवल, फिर 4s 5s 6s 7s, इस प्रकार से ऐसे एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांजिशन होगी 3d से 3p, 4d से 3p, 5d से 3p, 6d से 3p। जो ये ट्रांजिशन हो रही है d से किस में, 3p में, d से 3p में, उसको कहेंगे डिफ्यूज सीरीज। क्या कहेंगे उसको, डिफ्यूज सीरीज कहेंगे। और लास्ट है फंडामेंटल सीरीज, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस में निकलती है, डायरेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होती है, सेंसर जिसे सेंस करते हैं IR रेडिएशन वही इसको सेंस कर सकता है। उसका फॉर्मूला आपके सामने है, और उसके लिए ट्रांजिशन होगी nf से 3d, n ग्रेटर देन 4 होगा। देखिए n 4 5 6 7, क्योंकि n अगर नीचे वाला f का होगा तो वहाँ ट्रांजिशन नहीं कर सकता, तो इसीलिए यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल इस प्रकार से आएगी। इसको हम कहेंगे फंडामेंटल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज ही एक ऐसी सीरीज है बच्चों जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों टाइप का स्पेक्ट्रा शो करती है, बाकी कोई भी सीरीज दोनों टाइप के स्पेक्ट्रा को शो नहीं करती। चारों सीरीज एमिशन स्पेक्ट्रा को शो करती है, और केवल प्रिंसिपल सीरीज जो एब्जॉर्प्शन को भी शो करती है। उसका रीजन ये है, प्रिंसिपल सीरीज जो अराइज हो रही है वो ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, शुरुआत में जब आप एनर्जी दोगे तो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्व करके ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जाएंगे, तो वहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा आता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल सी बात है, इसीलिए बाकी केसेज में ऐसा नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि सोडियम का हम जिक्र कर रहे हैं और सोडियम का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें 2 लाइन का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इन सोडियम लैंप अगर आपने देखा हो लैब के अंदर, उस सोडियम लैंप के अंदर 2 अलग अलग जो वेवलेंथ की लाइट हमें ऑब्जर्व होती है। हालांकि हमें तो नॉर्मल एक ही तरह की दिखती है वो, लेकिन जब उसको फाइन तरीके से देखा गया तो उसमें 2 अलग अलग लाइनें मिली। एक मिली 5896 एंगस्ट्रॉम की और एक मिली 5890 एंगस्ट्रॉम की। तो जो 5-6 ये जो लाइन हमें मिली है, ये जो लाइन है बच्चों, इनको D1 D2 लाइन नाम रख दिया गया। और इनमें से एक लाइन ज़्यादा इंटेंस है, दूसरी कम इंटेंस है। तो जो D2 लाइन है वो ज़्यादा इंटेंस है और D1 क्या है, कम इंटेंस है। ये क्यों हुई और D1 D2 लाइन का ओरिजिन क्या है, मैं एक बार वेवलेंथ चेक कर लेता हूँ बच्चों। इसकी वेवलेंथ सही लिखी है या नहीं लिखी है सोडियम के लिए, 1 मिनट रुक जाइए बस। तो अब देखिए, अब ये इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में जो डबलेट सेपरेशन टर्म हमने निकाला था, वहां से इसका रिजल्ट निकलता है। देखिए जो डबलेट टर्म सेपरेशन है ये हम पहले कर चुके हैं टॉपिक। इसका जो एक्सप्रेशन आता है 5.82 z माइनस सिग्मा की पावर 4 n³ l इंटू l+1। ये जो है ना, ये सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, आपको पता होगा।
स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्योंकि वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करते तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वैलेंस शेल सोडियम की बात कर रहे हैं तो जो पहले वाले शेल हैं ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे, इसीलिए सिग्मा साथ में आएगा कि पावर 4। तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे सोडियम की बजाय अगर आप पोटेशियम की बात करोगे तो उतना ही सेपरेशन ज़्यादा आएगी। एन जितना ज़्यादा होगा सेपरेशन कम होगी। जैसे आप देखिए 3p में जो सेपरेशन आएगी 4p में सेपरेशन और कम हो जाएगी, क्योंकि n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों। यानी यहाँ की सेपरेशन और यहाँ की सेपरेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ बहुत कम सेपरेशन होगी, और ऊपर जाओगे और कम हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंट सेपरेशन कहाँ रहेगी? p के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू लीस्ट वैल्यू 3 है। हो गया। L की वैल्यू कितनी है बच्चों? ज़्यादा होगी तो सेपरेशन कम आएगी। तो जैसे जैसे आप देखो इधर जा रहे हो L बढ़ रहा है, S P D F, तो D में भी जो स्प्लिटिंग आएगी बहुत कम आएगी, F में बहुत कम आएगी। तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग कहाँ होगी? P पे होगी, और P में भी किस पे होगी? 3p पे होगी। तो जो यहाँ स्प्लिटिंग आएगी यहाँ डबलेट बनेगा। और डबलेट आपने कल भी हमने जैसे जो टर्म्स हमने निकाल ली है, जो डबलेट टर्म्स, जो ये टर्म रिप्रेजेंटेशन का हम पहले कर चुके हैं बच्चों। ये जे रिप्रेजेंट करता है, ये मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अब क्या होगा? एक हाइपोथेटिकल लेवल से इसका जो एनर्जी लेवल है अप है और इसका एनर्जी लेवल क्या है? डाउन है। अब यहीं से दो प्रकार की एनर्जी रिलीज होगी, 3p से 3s में और 3p से 3s में। लेकिन यहां से जो यहां ट्रांजिशन हुआ है, कल इंटेंसिटी रूल जो हमने पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, वो क्या कहता है? इंटेंसिटी रूल ये कहता है बच्चों कि यहां से जो ट्रांजिशन हो रही है, इधर से यहां से जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन, और यहां से जो ट्रांजिशन होगी सेम लेवल में वो ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग जो लेवल्स हैं उनका जो क्वांटम वेट है, इसका क्वांटम वेट कितना आएगा? 2j + 1 दैट इज इक्वल टू 4, और इसका क्वांटम वेट कितना आएगा? 2j + 1 दैट इज 2। तो इनका जो क्वांटम वेट का जो रेशियो आएगा बच्चों, वो आएगा 4:1, और 4:2 सॉरी 4:2 का मतलब 2:1, मतलब इसकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा होगी। दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी लेवल्स एंड द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द सीरीज ऑफ अल्कली मेटल्स। ओके, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा ये, दैट इज रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, और एक हम पढ़ेंगे रिडबर्ग स्टर लॉ। ये दो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 मार्क्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है? देखिए नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है उसमें जो लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पीफंड सीरीज आई है, तो उसके अंदर जब ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, तो देखो लाइमन सीरीज क्या होगी, जैसे आप देख रहे हैं लाइमन सीरीज में, आप देखिए लाइमन सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हैं। और जो बाल्मर सीरीज है उसमें 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 7 से 2 में एंड सो ऑन ट्रांजिशन कर रहे हैं। इस प्रकार से ट्रांजिशन कर रहे हैं। लाइमन सीरीज के अंदर फर्स्ट जो है, फर्स्ट 2 से फर्स्ट में जो आ रहा है उसको H अल्फा, और 3 से फर्स्ट में आ रहा है तो उसको H बीटा कहेंगे। इसी प्रकार बाल्मर सीरीज में अल्फा और बीटा जो होंगे वो क्या निकल के आएंगे? H अल्फा और H बीटा। वो 3 से 2 पे आएगा तो H अल्फा, और 4 से 2 पे आएगा तो H बीटा। इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखा गया, अगर कोरस्पॉन्डिंग उनको अगर हम उनका कॉम्बिनेशन करके देखें बच्चों, तो जो कॉम्बिनेशन आता है उस कॉम्बिनेशन में जैसे H अल्फा लाइन ऑफ द फर्स्ट और H बीटा लाइन ऑफ द सेकंड सीरीज, या दोनों की H अल्फा और H बीटा लाइन को अगर हम डिफरेंस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं तो हमें कोई ना कोई अलग सीरीज मिल जाएगी, नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी। होता है पाशन सीरीज मिल जाए या ब्रैकेट सीरीज मिल जाए, इस प्रकार से कोई नई सीरीज मिलेगी। यानी हम इनकी ट्रांजिशन के कॉम्बिनेशन से ही, मान लीजिए एक शुरुआत में कौन सा फॉर्मूला आया था बच्चों? बाल्मर फॉर्मूला निकल गया था। सबसे पहले कौन सी सीरीज ऑब्जर्व हुई थी? बाल्मर सीरीज ऑब्जर्व हुई थी। क्यों थी? क्योंकि वो विजिबल पैटर्न में थी, विजिबल सीरीज उसमें थी, तो इसीलिए वो सबसे पहले ऑब्जर्व हुई। बाल्मर ने अपना एक फॉर्मूला डिराइव किया, उस फॉर्मूले के बेसिस पे रिडबर्ग ने और रिडबर्ग ने तो हाइड्रोजन के लिए स्पेशली बोला था, और उसके बाद रिड्स ने और दोनों ने मिलकर कॉम्बिनेशन एक तैयार किया, उस फॉर्मूले से बताया कि इसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, सारे के सारे सीरीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या था इसका, जो हम देखें तो रिड्स जो है ना, उसने एक रिलेशन डिराइव किया जो सभी के सभी एटम्स पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना? तो उसमें क्या कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है एनी एलिमेंट, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एनी एलिमेंट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी विच आर आइदर सम और द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अदर लाइंस। या तो सम होगा या उनका क्या होगा? डिफरेंस होगा। कॉम्बिनेशन टर्म्स ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ए सीरीज गिव्स राइज टू द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द न्यू सीरीज। वो कॉम्बिनेशन एक नई सीरीज देगा।
जैसे एक वेव नंबर न्यू है, एक वेव नंबर न्यू डैश है, तो वेव नंबर न्यू एंड न्यू डैश जो हमें मिले हैं, तो या तो आप न्यू प्लस न्यू डैश कीजिए या न्यू माइनस न्यू डैश कीजिए, तो उस कॉम्बिनेशन से आपको कोई ना कोई नई सीरीज मिलेगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, देखो। और एग्जांपल ये मान लेते हैं हम, देखो ये फॉर्मूला एक्सटेंडेड फॉर्मूला बचे 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों, r इज द रीडबर्ग कांस्टेंट। तो कॉम्बिनेशन क्या कहता है, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा लेते हैं। किसका ले रहा हूं मैं, बाल्मर का ले रहा हूं, बाल्मर का लेता हूं। बाल्मर के लिए क्या, देखो बच्चे मान लेते हैं ये है हमारा, ये इस तरह से है, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 3 से 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे एंड सो ऑन। तो जो ये कॉम्बिनेशन है, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन है बच्चों वो H अल्फा, और जो सेकंड ट्रांजिशन है वो क्या है, H बीटा। तो इसको मैं न्यू लिख लेता हूं, ऐसे वेव नंबर हम इसको न्यू रिप्रेजेंट करते हैं, बार भी लगा देते हैं कई बार, या आप सिंपल न्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से न्यू अल्फा निकालो, तो न्यू अल्फा जो आएगा वो आएगा R इंटू, कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। तो बाल्मर सीरीज में हमारा जो फाइनल है कहां गिरेगा, 2 पे गिरेगा। तो n2 तो फिक्स हो गया, n1 कितना हो गया 3, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। और बीटा क्या आएगा बच्चों, बीटा आएगा r इंटू 1 बीटा कहां से है, 4 से 2 में, तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए, तो अगर मैं न्यू बीटा माइनस न्यू अल्फा कर देता हूं, आप देखिए क्या आएगा, न्यू बीटा माइनस न्यू अल्फा, r कॉमन, और r कॉमन करने से क्या बच गया, इसमें से ये घटाया, तो हमारे पास आ गया बच्चों 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। आप इसको ऐसे दिखा दो। अब 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर क्या, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन 4 से 3 में कर रहा है, 5 से 3 में करेगा, 6 से 3 में करेगा, ऐसे, तो 4 से 3 में जो ट्रांजिशन हो रही है, ये किसकी ट्रांजिशन हो रही है, ये पहला क्या था, 2 से 1, 3 से 1 लाइमन, 3 से 2 बाल्मर, और 4 से 3 क्या होगा, लाइमन बाल्मर पाश्चन। तो आप देखिए इस कॉम्बिनेशन से बच्चों हमें एक सीरीज मिल गई, और कौन सी सीरीज का एलिमेंट मिल गया, हमें पाश्चन सीरीज का एलिमेंट मिल गया। इसी को हम रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन रूल कहते हैं। समझ गए होगे मुझे लगता है आसानी से, ये कॉम्बिनेशन है बच्चे, रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन। और इसका छोटा सा एक दूसरा और है, रिडबर्ग स्टर्ला क्या कहता है। देखिए रिडबर्ग स्टर्ला ये कहता है, उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर हम n को 1 मान लें, जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसमें अगर हम n को 1 मान लें, उसको 1 मानने के बाद जो स्पेक्ट्रल इक्वेशन आएगी अल्कली एलिमेंट की, जो हमने लिखी है, उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है प्रिंसिपल सीरीज की, प्रिंसिपल सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट मेंबर बन जाएगा शार्प सीरीज का। प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन शार्प सीरीज का क्या बन जाएगा, फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज एंड द कॉमन लिमिट ऑफ द शार्प सीरीज। देखिए किस किस का डिफरेंस बिटवीन द लिमिट ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज का, और कॉमन लिमिट जो शार्प और डिफ्यूज की है, उनका डिफरेंस अगर हम देखें वो प्रिंसिपल सीरीज के फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, वो प्रिंसिपल सीरीज के फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा। इसको ध्यान से समझते हैं पहले एक बार। देखिए मान लिया हमने प्रिंसिपल सीरीज के लिए, शार्प सीरीज के लिए लिखा न्यू एस इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वेयर। म्यू पी भी लिख सकते हो इसको आप, अलग अलग तरीका है बच्चों, आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लीजिए, बुक में नोटेशन अलग अलग हो सकती है। माइनस r डिवाइड बाई n प्लस एस स्क्वेयर, और दूसरा है न्यू एन पी प्रिंसिपल सीरीज, दैट इज r डिवाइड बाई 1 प्लस एस स्क्वेयर माइनस r डिवाइड बाई n प्लस पी स्क्वेयर। आप ध्यान से देखो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं 1 लिख लेता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 1 लिख लेता हूं, तो एक किसी ने क्या कहा कि जो फर्स्ट लाइन है प्रिंसिपल सीरीज की वो फर्स्ट मेंबर बन जाएगा शार्प का। प्रिंसिपल सीरीज ये है, इसको दोबारा लेके चलते हैं हम, p r डिवाइड बाई 1 प्लस एस स्क्वेयर माइनस r डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वेयर। इसी प्रकार न्यू एस अगर आप लिखेंगे
शार्प के लिए लिखेंगे तो r डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वेयर माइनस r डिवाइड बाई 1 प्लस एस स्क्वेयर। इसका माइनस साइन करो, माइनस साइन करते ही या प्रिंसिपल का कर लीजिए, यहाँ से नेगेटिव साइन निकालो बच्चों, तो ये आ जाएगा r डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वेयर माइनस r डिवाइड बाई 1 प्लस एस स्क्वेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द शार्प सीरीज विद नेगेटिव साइन। यही स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ोगे तो यही स्टेटमेंट कहती है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये भी एक बात है कि सीरीज लिमिट ऑफ प्रिंसिपल माइनस सीरीज लिमिट ऑफ शार्प, ठीक है, लिमिट ऑफ शार्प कैन बी रिटन एज फर्स्ट मेंबर ऑफ प्रिंसिपल सीरीज और फर्स्ट मेंबर ऑफ शार्प सीरीज विद नेगेटिव साइन। वही बात है जो हमने यहाँ बताई है। सो इस प्रकार से हम बहुत सारी सीरीज कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द रिडबर्ग शटर लॉ। तो दो रूल है ये कॉम्बिनेशन बच्चों, देखो ट्रांजिशन सीरीज को देखने के लिए। फर्स्ट इज द रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन रूल एंड द सेकंड वन इज द रिडबर्ग शटर लॉ।